नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बहुत ही बुरी कैंडल बना करके बाजार ने क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग एक बुरा इशारा हमें दे रही है। वो इशारा क्या है मैं आपको समझाऊंगा। मेटल स्टॉक्स क्यों क्रैश हुए हैं आज, वो भी आपको समझाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं लेवल्स की और ट्रेड की। ठीक है, निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे 3 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस देना पड़ा है। ठीक है, वहाँ पर तो देना हमारी मजबूरी थी, लेकिन 10 मिनट की कैंडल पे हमको मिला था सेल साइड का ट्रेड, और उसे आपको क्यों अवॉइड करना था ये लाइन आपसे साफ साफ कह रही थी। और आपने अगर यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपको मैं लेवल्स देता हूं, उन पे ट्रेड लेने की जो स्ट्रैटेजी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। वहां पर मैं अपना ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये जो ट्रेड है ना, ये आपकी भी आंखें खोलेगा। देखिए, यहां पर बाजार ने सपोर्ट लिया। हमने आपको ये लेवल कल की बाजार वाली वीडियो में दिया था, जाकर के देखिएगा। ठीक है, 16,271 का ये लेवल था। फिर से समझा रहा हूँ, 271 का लेवल है। बाजार यहाँ पर हमको सपोर्ट लेती हुई दिखाई दी। इस कैंडल ने उसकी पहली कंफर्मेशन दी, दूसरी कैंडल ने हमको कंप्लीट कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ पर बाजार सपोर्ट ले रही है। उसके बाद हमको एक रिट्रेसमेंट चाहिए था। ठीक है, हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया, यहाँ पर हमको मिला नहीं, तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी कम थी। उसके बाद जब यहाँ पर हमको रिट्रेसमेंट मिल गया छोटा सा, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर ली। ऐड करके हम बैठे रहे, काफ़ी देर इंतजार किए। उसके बाद टारगेट भी आ गया। अब जब टारगेट आया तो वहाँ पर हमने यूज़ किया TSL का। हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, बस जो स्टॉप लॉस था उसको खिसका करके हम कहाँ पर लेकर के आए, 1 मिनट दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस हम खिसका करके यहीं पर लेकर के आए जहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, लगभग यहीं पर। बाजार ऊपर गई, हमारे टारगेट के आसपास गई। ठीक है, बाजार ऊपर गई, टारगेट को अचीव लगभग कर ही चुकी थी। फिर वहाँ से हमको एक रेड कैंडल अचानक से मिल गई। हम इंतजार कर रहे थे बाजार और ऊपर आए और हम प्रॉफिट अपना लॉक कर ले। बाजार नीचे आई और फिर हमें ये मौका नहीं दी कि हम अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल सके। वही प्रॉफिट हमको मिला जो हमें ब्रोकरेज देना होता है, केवल उतना ही हम प्रॉफिट बुक कर पाए। उसको आप प्रॉफिट नहीं कह सकते, उसको आप ब्रेक इवन ट्रेड कह सकते हो, यानी कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए। अन्य ट्रेड्स मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। यहाँ पर जो हमको सेलिंग साइड का ट्रेड मिला, उसको यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल्स आ गई उसने निगेट कर दिया। मतलब हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पाए कि हमें यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। और फिर जब दोबारा कॉन्फिडेंस आया तो काफ़ी नज़दीक आ चुका था एक सपोर्ट लेवल, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया। सोचिए, हमने जो ट्रेड अवॉइड किया वो कितना अच्छा हमको टारगेट दे देता, लेकिन क्योंकि वो 3 बजे के बाद था तो एक और रीज़न वहाँ पर अवॉइड करने का बन गया। कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे लेवल को बाजार ने सम्मान भी दिया, उसके बाद हमने बढ़िया ट्रेड भी पकड़ा, उसके बाद भी हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है कि बाज़ार में आप सही होकर भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट ना जनरेट कर पाओ। और ऐसे दिन आपको मैं बोलता हूँ 22 में से 20 दिन मिलें तो भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इमरान खान स्टाइल। हाँ, एक भाई साहब थे वो बोल रहे थे कि ये इमरान खान की स्टाइल है, तो ठीक है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 15, 16, 17, 18 दिन, 20 दिन तक भी अगर ये हो तो आपको मतलब वही है कि घबराना नहीं है। ठीक, अब मेटल स्टॉक्स क्यों क्रैश किए समझाता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि आज जिस तरीके से बाजार ने ट्रेड किया है, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा हमारे हर एक लेवल को पूरा सम्मान मिला। इस लेवल को अगर छोड़ दें हम, तो ना इस लेवल को कोई बाजार ने सम्मान देने की बात सोची, ना इस लेवल को कुछ खास सम्मान मिला। लेकिन एक बात है कि इन दोनों ही लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ती। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट किए होंगे बाई साइड का ट्रेड। ठीक है, आपने बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आपको स्टॉप लॉस मिला है तो आपको यहाँ पर सेल साइड का भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का पूरा मौका था, क्योंकि आपका ट्रेड कंटिन्यू नहीं था। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा ट्रेड पहले से ही कंटिन्यू था। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल स्टॉक्स की। टाटा स्टील या फिर अन्य स्टील सेगमेंट के स्टॉक्स क्रैश किए हैं, काफ़ी लोगों के इस पर सवाल आए। तो दोस्त, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है जिस कारण ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। पहले कोकिंग कोल का इशू था। कोकिंग कोल क्या होता है समझा दूंगा। अभी जो USD INR का इशू चल रहा है वो भी एक इसमें बड़ा फैक्टर बन गया। रुपया कमज़ोर हो गया, ये तो आपको भी पता है। बाबा भी बोल रहे हैं, कौन से बाबा, राहुल बाबा बोल रहे हैं कि रुपया कमज़ोर हो गया है, मोदी साहब नाकाम हो गए हैं। तो ठीक है, अपनी अपनी ही लॉजिक है, लोग किस तरीके से क्या चीज़ समझा रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश किया कीजिए। हाँ, अब रुपया कमज़ोर हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल जो बाहर से आता है वो हमको मिलेगा, एज अ कंट्री हमको महंगा मिलेगा। ये तो फिक्स सी बात हो गई। अब दूसरे एंगल से समझिए। कुकिंग कोल, जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको समझा देता हूँ। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोयले को गर्म किया जाता है, ऑलमोस्ट 500, 600, 700 डिग्री का तापमान होता है। वो एक मटेरियल बनता है, उसको कुकिंग कोल बोलते हैं। वो जो कुकिंग कोल होता है उसका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है, और इसी कारण आप कोल इंडिया के भी स्टॉक को क्रैश होते हुए देख रहे हो। ठीक है, और ये बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं आ गई है। 8% आज कोल इंडिया, ओ माय गॉड। मतलब पेन आप देख रहे हो, जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है, टाटा स्टील, कोल इंडिया,
और भी जिंदाल स्टील भी क्रैश किया है। स्टील सेगमेंट के बहुत सारे स्टॉक्स क्रैश किए हैं। कोल इंडिया तो आपके सामने अपनी कहानी बता ही रहा है। तो वही है, कुल मिलाकर के बात इतनी है कि मार्जिन पे जब भी किसी भी स्टॉक के डेंट पड़ेगा तो वहाँ पर क्रैश या फिर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा और स्टॉक क्रैश करेगा ही, गिरेगा ही। इसके अलावा कोई और कारण अगर आप डिकोड करना चाहते हो तो USD INR है। बाकी ग्लोबल मार्केट से जिस हिसाब से संकेत बने हुए हैं अनसर्टेनिटी वाले, वो भी एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है कि यहाँ से निकलो और कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो। अच्छी जगह शिफ्ट होने का मतलब आप आज जाकर के HUL का चार्ट देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3% के आसपास की बढ़िया तेज़ी है। अब सोचिए, उसको भी महंगाई की मार झेलनी है, लेकिन वो अपने मार्जिन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसी को कहते हैं प्राइसिंग पावर। मैंने इस पर एक दिन और पहले बात भी की थी कि प्राइसिंग पावर दोस्त HUL के पास जो है ना, वो बहुत कमाल की है। अदानी विल्मर की भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ HUL केवल इसीलिए है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को एक नशा बना करके रखा हुआ है, और वो नशा जो है ना, मतलब कोई भी दाम मेरी और आपकी जेब से निकलवा सकता है। और ये मतलब क्या बात बताएं, एक स्टॉक की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है। आई होप आप समझ गए होगी। SBI कार्ड मैंने 2 दिन पहले, यानी कि इस रेड कैंडल के बाद आपसे एक बात कही थी। आई होप आपको याद हो, इस दिन की कल की बाजार वाली वीडियो में कही थी बात कि भाई साहब यहाँ पर डिलीवरी बढ़िया दबा करके उठ रही है, थोड़ी आपकी नज़र होनी चाहिए। आज भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर क्लोज़ किया है। कल भी गंदी बाजार थी, 1.25% मजबूत था। HDFC बैंक, इसने रेजिलेंस कमाल का दिखाया है। 1300 का सपोर्ट गजब का इसने बनाया है और बहुत तगड़े से ऊपर आया है। आज तो इसने 1350 को भी एक बार के लिए हिट किया था। हाँ, अब यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी या नहीं, थोड़ा सा वेट हमारे फेवर में और हो जाता तो मैं बोलता कि हाँ थोड़ा सा मतलब पोजीशन बनानी चाहिए। बाकी कुछ बुरा नहीं, अगर बाजार रिवर्स करती है तो HDFC बैंक चलेगा और तगड़े से चलेगा। ध्यान आपकी नज़र जो है आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ध्यान आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए 3% ऊपर, एशियन पेंट 3.25, इंडसइंड बैंक बढ़िया चला, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइसर मोटर्स, ये सब स्टॉक्स बढ़िया चले। गिरावट में वही आपके सेगमेंट वाले स्टॉक्स हैं, कोल इंडिया, टाटा स्टील, ONGC और रॉ मटेरियल। JSW स्टील, हिंडाल को देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स कैसे टूटे हुए हैं। और ये तो निफ्टी की बात हो गई, यहाँ पर कुछ बचाने वाले लोग आ गए, ठीक है। बचाने में HDFC बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट। निफ्टी नेक्स्ट 50 की तकलीफ आप देखिए, यहाँ पर बचाने वाले में उतनी ताकत नहीं थी जितना गिरने वाले में कमजोरी थी। जोमेटो, नाइका, वेदांत, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, सब 7, 8, 5, 6 ऐसे हलवा है इनके लिए गिर जाना। मिड कैप में भी लगभग वही सिनारियो है। वोल्टा 6.5% नीचे, पेज इंडस्ट्रीज 4.5%, ट्रेंड, डिक्सन, टाटा पावर, ये सब क्रैश किए हैं और बुरी तरीके से पिटे हैं। बैंकिंग सेक्टर को आज पूरी मदद देने की कोशिश की 3 धुरंधरों ने। इंडसइंड बैंक पिटा हुआ था तो ये थोड़ा सा ऊपर आया। कोटक और HDFC बैंक सबके प्यारे दुलारे हैं, इन्होंने इंडेक्स को और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को, इन दोनों ही स्टॉक्स ने पूरी तरीके से संभालने की कोशिश की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में HDFC भी था जिसने पूरी कोशिश की इनको बचाने की। पिरामल, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, PFC, HDFC AMC, ये सब थे जो क्रैश करके गिर रहे थे। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं आप क्रैश का नाम लेते। तो दोस्त आपको बता दूं, 2% की गिरावट एक ट्रेडर के लिए क्रैश जैसा माहौल बना देती है। एक ट्रेडर के एंगल से अगर आप सोचोगे, इन्वेस्टर के लिए कोई क्रैश जैसी सिचुएशन होती ही नहीं है। उसको आप सेल जैसी सिचुएशन बता सकते हो। अगर कोई स्टॉक 25, 30, 40% गिर जाए, उसको पसंद है तो उसको ख़रीदेगा, उसके लिए तो सेल लगी हुई है। अब चलिए एक डिस्कशन कर लेते हैं टास्क से रिलेटेड। हाँ, कल जैसे मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि जो टास्क आपने शेयर किया किसी बंदे का था, तो वहाँ पर उन्होंने ट्रेड जो है सही से नहीं लिखा था, तो आपने उसको सेलेक्ट क्यों किया। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेड्स हैं इनको मैंने वेरीफाई नहीं किया है। यहाँ पर स्टॉक आपका है, बैक टेस्टिंग आपकी है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि राइटिंग अच्छी है, ट्रेड इन्होंने सही सेलेक्ट किया है, स्टॉक डेट इन्हीं की सिलेक्टेड है, और उसके बाद रिजल्ट क्या आया है वो इन्होंने ही लिखा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक सेटअप बताया है जो कि बहुत ही कॉमन सा सेटअप है। हाँ, एक छोटी सी बात है टाइम फ्रेम की सिलेक्शन की, वो मैंने आपको अपनी तरफ से दिया और सब कुछ आप ही का है, ठीक है। बीटा स्टॉक का खुद का होता है, स्टॉक का नाम आप ही ने सेलेक्ट किया है और उसके बाद क्या आउटपुट आ रहा है वो आप यहाँ पर देखो। डिस्क्लेमर आपके लिए यहाँ पर सेव तरीके से यही है कि दोस्त इन ट्रेड्स को मैंने पर्सनल लेवल पे वेरीफाइड नहीं किया है, ठीक है। तो आप इनको क्रॉस चेक ज़रूर किया कीजिए। अगर आपका भी स्टॉक सिलेक्शन यही है तो डेट के हिसाब से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 3 टारगेट 1 स्टॉप लॉस, 1 टारगेट 3 स्टॉप लॉस। बात बराबर है क्या? नहीं बराबर है। फिर से बता रहा हूँ, बात नहीं बराबर है। यहाँ 1 टारगेट ने 2 स्टॉप लॉस की वैल्यू 0 की है, यहाँ पर केवल नेट आपको 1 स्टॉप लॉस खाना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो 1 स्टॉप लॉस है ना, वो यहाँ पर एक ही टारगेट ने इसको पूरा फुलफिल किया, प्लस यहाँ पर 2.5 टारगेट आपको मिला है, अगर आप इस एंगल से समझना चाहो तो।
समझ रहे हैं ना, क्योंकि रिस्क रिवार्ड 1:2 का है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस सेटअप की सबसे अच्छी खूबी ये है कि 1:2 रिस्क रिवार्ड पे भी आपको कमाल का आउटपुट ये देता है। यहाँ पर जो है बात स्टॉप लॉस और टारगेट की, वो भी कमाल की है। आई होप आप समझ गए। तो ये था टास्क नंबर 15। इसके अलावा भी मैं आपके साथ टास्क शेयर करूँगा। बस डिस्क्लेमर यही याद रखिएगा मेरा कि मैंने ट्रेड्स को वेरीफाई नहीं किया है पर्सनल लेवल पे, ठीक। आपको करना चाहिए अगर आप ध्यान दे रहे हो। बाकी आप अपने हिसाब से, सेटअप डिलीवरी हो गई हो तो अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, और पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।